नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी और इसी क्रम में हमारे जो उत्तराखंड सिपाही 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, परिवर्तन सिपाही और एसआई का एग्ज़ाम, उसके लिए जो टेस्ट सीरीज शुरू की थी, तो इसका आज सेट है 19वां। इससे पहले हमारे 18 इसके जो 18 पार्ट हैं वो प्ले लिस्ट में आ चुके हैं। ठीक है, आप जाके इनको देख सकते हैं। यहाँ से प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप सुमित मुरारी चैनल पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं। आपका भी प्रैक्टिस है 19 है, मतलब 19 वीडियो है इसमें, और यहाँ पे आज हमारा 19वां सेट रहेगा। ठीक है, चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, 20 क्वेश्चन हिंदी करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर आए हुए अभी रिसेंट जो एग्जाम क्वेश्चन आए थे वो भी डाले हुए हैं साथ में। उसके बाद हमारे 10 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे, 30 क्वेश्चन हमारी जीएस के रहेंगे, उसके बाद 40 क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर भी रहेंगे और उत्तराखंड भी रहेंगे। ठीक है, तो उत्तराखंड के 40 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, रसों का राजा किस रस को माना जाता है। ठीक है, जो रसों का राजा किसको माना जाता है, करुण रस, श्रृंगार रस, वीर रस या फिर हास्य रस। ठीक है, आप एक काम कीजिए, 1 से 100 तक नंबर लिखिए एक रफ बुक में। ठीक है, और उसमें देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, टिक कीजिए। जब तक मैं यहाँ टिक करता हूँ, पढ़ता हूँ आंसर, तो आप भी अपना टिक करिए। इससे क्या होगा, आपकी जो प्रिपरेशन होगी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आप अपने आप को यहाँ से एनालिसिस कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन कैसे, आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हो रहे हैं। ठीक है, तो रसों का जो राज होता है, किस रस को माना जाता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो श्रृंगार रस होता है, ठीक है, तो श्रृंगार रस होता है, इसी को यहाँ पे माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे जो श्रृंगार रस होते हैं, ठीक है, इनको आपके रसराज भी कहा जाता है। ठीक है, रसराज मतलब रसों का राजा इसको कहा जाता है। ठीक है, हिंदी के जो प्रसिद्ध रीतिकालीन कवि थे, जैसे कौन थे, जैसे आपके केशवदास थे। ठीक है, केशवदास जी, उनके द्वारा भी इस रस को क्या माना है, मतलब श्रृंगार रस को क्या माना है, रसों का मूल माना है। ठीक है, मतलब रसों में जो श्रृंगार रस है इसको मूल माना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला रस है यहाँ पे, अगला है यहाँ पे, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो। ठीक है, वह क्या है यहाँ पे, प्रोसित पतिका, वियोगिनी, विरह विदिग्धा या फिर खंडिकता। ठीक है, तो क्या कहते हैं उसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आप पोषित पतिका कहा जाता है। ठीक है, वह नायिका जो अपने पति के परदेश होने के कारण दुखी रहती है। तीसरा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्न वाक्यों का पूर्णकालीन क्रिया परिवर्तन वाक्य बताता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे है, बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने गए। ठीक है, अब यहाँ पे बताना है कि क्या है। देखिए, बच्चे गृह कार्य किए बिना खेलने लग गए, बच्चे गृह कार्य के बिना खेलने गए, बच्चे गृह कार्य करके खेलने गए, बच्चों ने गृह कार्य किया और खेलने गए। ठीक है, तो इसमें से जो यहाँ पे पूर्णकालिक क्रिया परिवर्तन कार्य वाक्य है वो कौन सा है, ये है आपका बच्चे गृह कार्य करके खेलने गए। यहाँ पे दिया हुआ देखिए, बच्चों ने गृह कार्य किया वे खेलने गए, मतलब कहने का मतलब यह है कि बच्चे गृह कार्य करके खेलने गए हैं। ठीक है, उनके द्वारा जो काम था उनका वो कंप्लीट कर दिया गया है, उसके बाद वो खेलने गए हैं। अगला है चौथा, जहाँ पर अल्प विराम के प्रयोग से भ्रांति होने की संभावना हो वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है कि जो अल्प विराम के आने से प्रयोग से जो भ्रांति होने की संभावना आती है, जो भ्रांति हो जाती है उसकी संभावना बढ़ जाती है, तो वहाँ पे कौन सा अनिवार्य हो जाता है करना। ठीक है, अर्धविराम, विस्मयाबोधिक, प्रश्नवाचक या फिर योजक चिन्ह। तो यहाँ पे क्या उपयोग करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वहाँ पे आप अर्धविराम का उपयोग करते हैं। ठीक है, पांचवा है, नीलकंठ में कौन सा समास है, जो नीलकंठ है इसमें कौन सा समास रहेगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास या फिर द्विगु समास। यहाँ पे क्या है, नीला है कंठ। ठीक है, नीला है कंठ जिसका, तो इसमें कौन सा रहेगा, तो बहुब्रीहि समास रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विलोम शब्दों के सही युग्म का चयन कीजिए, पक्षपाती, प्राचीन, बलवान या उपरोक्त सभी। मतलब यहाँ पे समझ करना कि कौन से यहाँ पे सही है करके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, पक्षपाती, इसका विलोम होता है निष्पक्ष। ठीक है, जो पक्षपात करते हैं उसका हो गया निष्पक्ष हो जाएगा, निष्पक्ष जो कार्य करता है। ठीक है, उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे विलोम शब्द की बात कर रहा है। अगला है प्राचीन, प्राचीन मतलब पुराना, उसका हो जाता है आपका नवीन। ठीक है, दोनों सही है। उसके बाद बलवान, जो बलवान होता है उसका क्या निर्बल हो जाएगा, तो ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे यहाँ क्या है, राइट है हमारे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, आप लोग वीडियो देखते हैं बट वीडियो को लाइक नहीं करते, आप वीडियो लाइक किए करें, जिससे मुझे पता चलता है कि एक मोटिवेशन मिलता है और पता चलता है कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए सातवां क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास विग्रह वाला विकल्प पहचानिए। ठीक है, यहाँ पे देखना है कि सही समास विग्रह वाला क्या है। अब जैसे चंद्रशेखर दिया हुआ है हमको, ठीक है, तो चंद्र है शिखर पर जिसके, चंद्र है जिसका नाम चंद्र के समान है जो, या चंद्र के जैसा है जो, तो चंद्रशेखर क्या होता है यहाँ पे समास में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें ये होता है, चंद्र है शिखर पर जिसके, ठीक है, चंद्र जो है शिखर पे है जिसके, उसको हम चंद्रशेखर कहते हैं। ठीक है,
यहाँ पे देख सकते हैं जो इसमें ये उदाहरण किसका है, ठीक है, जो बहुब्रीहि समास है, ठीक है, क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास, ठीक है, बहुब्रीहि समास का क्या है, ये एक उदाहरण है। क्वेश्चन पूछ भी सकता है, चंद्र है शिखर जिस पर जिसके, ठीक है, वो कौन से समास का उदाहरण है, तो बहुब्रीहि समास है। 8वां है यहाँ पे, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थ शब्द का एक अर्थ है, ठीक है, उस शब्द को चुनिए। देखिए यहाँ दिया हुआ है जलज, ठीक है, यहाँ पे अनेकार्थी बताना है, जहाज, मछली, चतुर या फिर हाथी। तो अनेकार्थी शब्द, जलज का जो अनेकार्थी शब्द है वो यहाँ पे क्या रहेगा, तो ये रहेगा आपका मछली, ठीक है। जल के अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं, जैसे मछली हो गया, कमल हो गया, ठीक है, साथ में शंख भी होता है, इसको आप नोट करिएगा, ठीक है, रफ में इसको याद कर लीजिएगा, शंख हो गया, साथ में मोती भी क्या होता है, जलज का पर्यायवाची शब्द है, सॉरी अनेकार्थी शब्द है, ठीक है, ये होते हैं। चलिए अगला है यहाँ पे 9वां क्वेश्चन, किस वाक्य में विरामादि चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है, ठीक है। मैं मनुष्य में मानवता देखता हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं। मैं मनुष्य को मानवता देखता हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं, ठीक है। अगला है, मैं मनुष्य में मानवता, ठीक है, देखता हूँ, यहाँ पे कॉमा है, उसके बाद उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं। मैं मनुष्य, ठीक है, मैं मनुष्य में मानवता देखता हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी कॉमा है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनने वाला है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बोला गया था कि उचित विराम शब्द कौन सा यूज किया। देखिए यहाँ पे देखिए, मैं मनुष्य में मानवता देखता हूँ, उसके बाद यहाँ पे पूरा हो रहा है, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं, ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है यहाँ पे, किसी भी विचाराधीन पत्र के निस्तांतरण के लिए लिखी जाने वाली अभ्युक्ति को टिप्पणी कहते हैं, तो टिप्पणी लिखने की कला या प्रक्रिया को क्या कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिप्पण, पत्र लेखन, अर्ध सरकारी पत्र और सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी पत्र में से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसके द्वारा मैंने सीरीज भी शुरू कर रखी है, आप लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे भी इसकी एक वीडियो आ चुकी है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। अब देखिए उसको, जिसमें क्या होता है, किसी विचाराधीन पत्र के निस्तांतरण के लिए लिखी जाने वाली अभिव्यक्ति को टिप्पण कहते हैं, पता है आप सबको। तो टिप्पणी लिखने की कला या प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, बोला जा रहा है, ठीक है। कार्यवाही कहा जाता है, प्रक्रिया कहा जाता है, टिप्पण कहते हैं, या फिर आलेखन कहा जाता है, ठीक है। तो क्या कहा जाता है, तो इसको टिप्पण कहा जाता है, ठीक है। जो टिप्पणी होती है उसकी जो कला होती है, ठीक है, प्रक्रिया होती है लिखने की, उसको टिप्पण कहा जाता है। 11वां है, नाविक का सही संधि विच्छेद है, ठीक है। नौधन विक, नाधन विक, नौधन इक, नौ प्लस आविक। तो नाविक कैसे लिखते हैं, तो नाविक का आपका यहाँ पे जो राइट बनेगा वो बनेगा नौधन इक, ठीक है, इसको नाविक हो जाएगा। अब मुझे बताइए नाविक में कौन सी संधि है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बताइए कमेंट सेक्शन में आप। 12वां है, उड्डयन के सभी संधि विच्छेद का सही विकल्प कौन सा है, ठीक है। जो उड्डयन है उसके सही संधि विच्छेद का विकल्प क्या है, उत धन डयन, उड़ धन डयन, उच्च धन डयन या फिर उड़ धन डयन, ठीक है। तो उड्डयन कैसे लिखा जाता है यहाँ पे, तो ये लिखा जाता है उत, ठीक है। जो उत होता है हमारा यहाँ पे, ठीक है, उत प्लस जो ये उड़ है ये हमारा उत बन जाता है, प्लस डयन, तो ये हमारा हो जाएगा उद्डयन, ठीक है, उड्डयन। ओके, चलिए अगला है यहाँ पे 13वां, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास का अर्थ क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। भगवान की भक्ति प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सका, मार्ग से भटक जाना, मुख्य कार्य को त्याग कर अन्य कार्य में लग जाना, भक्ति करते हुए व्यापार करना, ठीक है। तो आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास का जो मीनिंग होता है वो क्या रहता है, तो इसका मीनिंग होता है कि आए थे हरिभजन, ठीक है, वो किसी एक काम के लिए आए थे बट ओटन लगे कपास मतलब किसी और काम में इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। अभी बहुधा क्या होता है, हम लोग कहीं जाते हैं, हम किसी काम के लिए गए होते हैं कहीं पे, ठीक है, बट वहाँ पे क्या होता है हम किसी दूसरे काम में उलझ जाते हैं या दूसरे कामों में काम करना शुरू कर देते हैं, उसी को कहा जाता है आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। तो इसका सही आंसर जो बनेगा, मुख्य कार्य को त्याग कर अन्य कार्य में लग जाना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 14वां है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, ठीक है। तत्सम की बात कर रहा है, आंख, नयन, ने या दृग। तत्सम क्या होते हैं, जो के त्यों लिखे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सा राइट है, तो जो आंख है हमारा, ठीक है, आंख क्या है हमारा, तद्भव शब्द है। बाकी ये नयन, दृग और ने क्या है हमारे तत्सम शब्द है, ठीक है। अगला है यहाँ पे 15वां, कविता कौमुदी के रचनाकार हैं, ठीक है। जो कौमुदी भाग 2 है उसके रचनाकार कौन है, पंडित रामनरेश त्रिपाठी, बाबू श्याम सुंदर दास, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल, ठीक है।
तो कविता कौमुदी भाग 2 के रचनाकार कौन है? तो ये आपके पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इनके द्वारा ये बुक लिखी गई थी आपकी 1917 में प्रकाशित की गई थी। और साथ में ये कह सकते हैं कि जो आधुनिक कवियों और उनकी रचनाओं का क्या है इसमें परिचय दिया हुआ है, ठीक है। चलिए 16वां है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछा गया गुणवाचक। टिकाऊ, गुजराती, प्रत्येक या फिर लंबा, इसमें से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? ठीक है, तो इसमें हमारा जो प्रत्येक है, ठीक है, ये क्या है हमारा गुणवाचक नहीं है, ठीक है। अब गुणवाचक यहाँ पे क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा तथा, ठीक है, जो शब्द क्या करते हैं? संज्ञा तथा सर्वनाम के गुणधर्म, ठीक है, संज्ञा तथा सर्वनाम के गुणधर्म के बारे में क्या करते हैं? स्वभाव का क्या करते हैं? बोध कराते हैं, ठीक है। जो संज्ञा और सर्वनाम के गुणों का क्या करते हैं? गुणधर्म का, स्वभाव का बोध कराते हैं, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रहेगा। जैसे टिकाऊ है, गुजराती है तथा लंबा है, ठीक है, इसमें क्या है? गुणवाचक विशेषण है। बट जबकि हमें जो प्रत्येक है, ठीक है, तो प्रत्येक में क्या है हमारा? संख्यावाचक विशेषण है। यहाँ पे प्रत्येक की बात करें, प्रत्येक गिनने के लिए करते हैं ना, प्रत्येक चीज़ों के, जैसे प्रत्येक एक एक जैसे, तो यहाँ पे क्या है? संज्ञावाचक है, इसको याद रखिएगा आप। चलिए 17वां है, मुझे शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देख सकते हैं जो मुझे है, ठीक है, मुझे किसके लिए है? तो यहाँ पे जो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं, आपको पता है। एक होता है आपका उत्तम पुरुष होता है, ठीक है, उत्तम पुरुष के बाद दूसरा होता है मध्यम पुरुष होता है, और तीसरा क्या होता है? अन्य पुरुष होता है। तो जैसे हो गया मैं, ठीक है, मैं, उसके बाद आपके मैंने, ठीक है, मैंने, और उसके बाद आप देख सकते हैं हमने, ठीक है, मेरा, हमारा, मुझको। उत्तम पुरुष क्या होते हैं? ये उत्तम पुरुष होते हैं, ठीक है। तो मुझे क्या है यहाँ पे? उत्तम पुरुष है। 18वां है, अध्यापक ने लड़के को पीटा, वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है या फिर विकर्मक क्रिया है, ठीक है। अध्यापक ने लड़के को पीटा, तो यहाँ पे आपका कौन सा उदाहरण है क्रिया का? ठीक है, तो देख सकते हैं सकर्मक क्रिया होती है जो हमारी, ठीक है। तो सकर्मक क्रिया में क्या है? कर्ता क्या कर रहा है इस वाक्य में? जो अध्यापक, ठीक है, यहाँ पर अध्यापक क्या है? कर्ता है, इसको याद रखिएगा। अध्यापक क्या है यहाँ पे? कर्ता है, ठीक है। द्वारा पीटने के कार्य किया जा रहा है, क्या कर रहा है? पीटने का कार्य किया जा रहा है। अध्यापक के द्वारा क्या किया जा रहा है? पीटने का कार्य यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। और जो कर्म है, ठीक है, फल, लड़का, जो लड़का है यहाँ पे, ये क्या है? कर्म है। कर्ता कौन? अध्यापक है, पीटने का काम हो रहा है, और कर्म जो है लड़के के ऊपर हो रहा है, ठीक है। तो इस वाक्य में कौन सा है? तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया होगी हमारी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक रिसेंट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे, क्योंकि उत्तराखंड का जो अभी पैटर्न है यहाँ पे देखा होगा, लोकोक्ति वगैरह ज़्यादा पूछ रहा है, ठीक है। तो बताइए, ताते खू जोई मरू, ठीक है, इस कुमाऊनी लोकोक्ति का तात्पर्य क्या है? मतलब ताते खू, ताते मतलब गर्म, ठीक है, ताते मतलब गर्म को कहा जाता है, ठीक है। खू मतलब खाना, ठीक है, इसको आप ऐसे याद रखिए, खाना। ताते खू जवी मरू, जवी मतलब जल जाना, जल, और मरु मतलब मर जाना, ठीक है। तो मतलब गर्म खाना और जल मरना, मतलब ये क्या है? इसका जो मतलब होता है, क्या होता है? गर्म भोजन खाना, खाते समय जीभ जलना, जल्दी जल्दी खाना, या फिर प्रत्येक कार्य में उतावली करना, ठीक है। इसका जो राइट का आंसर है वो होता है कि प्रत्येक कार्य में उतावली करना। इसलिए कुमाऊनी में लोकोक्ति में कहा जाता है कि ताते खूं जल मरू, मतलब किसी चीज को जल्दी से पा लेना, ठीक है, जल्दी उसके लिए उतावल हो जाना। इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड मेरे वीडियो बनाई है, आप प्ले लिस्ट में जाके उन वीडियो को देख सकते हैं, काफी हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए एग्जाम में, ठीक है। आप जाके श्वेत मुरारी करके सर्च कीजिए, वहाँ प्ले लिस्ट बनी होगी इसकी भी, उसमें आप जाके इन वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। विंसर ईयरबुक वाली जो आपकी लोग पार्ट होगा वहाँ भी आपको ये मिल जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ये भी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन से लिया है, रिसेंट में जो एग्जाम हुआ है अभी उत्तराखंड का। खाण हूं नी गैठी, ठीक है, खाण हूं ने गैठी, कमर लागी पैठी, कहावत का अर्थ क्या है? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका मतलब होता है खाने के लिए गेठी नहीं है, ठीक है, बट कमर लागी पैठी मतलब पर अपने आप को फिर भी रौब दिखाना है। तो इसका मतलब क्या होता है? अच्छा खाना, पेट भर खाना, झूठी शान दिखाना, खाने के लिए कमर कसना, या खाने के लिए दर दर भटकना, ठीक है। तो इसका मतलब होता है खाने के लिए कुछ चीज़ें होती नहीं, हमें बहुत बार आपने देखा भी होगा, लोग कहते भी हैं कि जो बहुत शान शौकत में रहता है या फिर बहुत अपने आप को बड़ा दिखाता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, कहते हैं उसके लिए खाने के लिए तो कुछ है नहीं, उसके बाद भी अपने रौब बहुत दिखाता है, ठीक है। उसी लिए कहा है खाण हून ने गैठी कमर लागी पैठी, मतलब झूठी शान दिखाना, ठीक है। ये भी जो रिसेंट में ये ट्रेंड बना हुआ है उत्तराखंड के क्वेश्चन का, ठीक है, इसलिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन डाले कि आप किस टाइप से प्रिपरेशन करें अपनी, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे बनेंगे अभी। चलिए तो ये थे हमारे हिंदी के क्वेश्चन। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए 21वां क्वेश्चन है, दो अमेरिकी जा रहे हैं, एक दूसरे के बेटे का पिता है, उन दोनों में क्या संबंध है? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि
एक जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि बेटा और पिता जा रहे हैं, एक बेटा है एक पिता है, ठीक है, ये पिता है और ये बेटा है। अब क्या हो रहा है, ये दोनों जा रहे हैं, ठीक है, जैसे ये दोनों जा रहे हैं तो दो अमेरिकी जा रहे हैं, एक दूसरे के बेटे का पिता है, एक दूसरे बेटे का पुत्र है, उन दोनों में क्या संबंध है। अभी आप देखिए बेटा और पिता है तो यहाँ पे क्या होगा, एक पुरुष जैसे पुरुष है, ठीक है, बेटा एक का बेटा हो जाएगा और एक का क्या हो जाएगा, यहाँ पे पिता है, ठीक है, तो पिता जैसे होगा तो ये पुरुष वाला हो जाएगा, यहाँ पे महिला हो जाएगी, तो दोनों एक दूसरे की क्या है, यहाँ पे उन दोनों में क्या संबंध है, ठीक है, तो ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा राइट, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन यहाँ पे, यदि प्लस का भाग है, माइनस का प्लस है, गुणा का माइनस है और भाग का अर्थ गुणा है, तो निम्नलिखित कथनों का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है, आपको जो यहाँ पे सिंबल दिए हुए हैं इनको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज करना है और यहाँ पे आंसर बताना है। देखिए पहला यदि उसने बोला था, ठीक है, देखिए पहला उसके द्वारा बोला गया है यहाँ पे प्लस का क्या है, यहाँ पे देखिए जो प्लस है ये भाग हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद माइनस का इसने बोला है प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, उसके बाद क्रॉस का माइनस हो जाएगा, तो क्रॉस का ये वाला माइनस हो जाएगा हमारा, उसके बाद भाग का गुणा, तो ये भाग हो जा, ये हमारा गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो कथन अब देखिए क्या करना है, पहले क्या होता है बॉड मास के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको कट करेंगे, क्योंकि भाग देंगे पहले, तो यहाँ पे 3 से अगर भाग देंगे तो 9 बार जाएगा, ठीक है, तो 9 हो गया। उसके बाद इन दोनों को हम क्या करेंगे, तो गुणा करेंगे इन दोनों को, तो 18 6 108 हो जाएगा, ठीक है, तो क्या बन गया हमारा 108 बन जाएगा। उसके बाद प्लस बनेगा, ये वाला जो प्लस है, ठीक है, और ये 9 था हमारा क्योंकि ये कट गया था 3 से 27, उसके बाद ये माइनस होगा और 12 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे ऐड करेंगे, अगर 108 में हम 9 को ऐड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका 117 आ जाएगा, उसमें से 12 को माइनस करेंगे, ठीक है, तो 117 में से अगर 12 को माइनस करेंगे तो ये हमारा 105 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन से में यहाँ पे 105 है हमारा, तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए यहाँ पे 105 है, तो हमारा ये राइट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, देखिए इसका आंसर 105 हुआ, ठीक है। देखिए संजीव को याद है कि उसके भाई मानवेंद्र की जन्मतिथि 20 के पश्चात लेकिन 28 अगस्त के पूर्व में पड़ती है, मतलब या 21 से लेके 28 तक पड़ती है बोल रहा है, ठीक है, जो उसको याद है 28 अगस्त की बात कर रहा है। उसके बाद पूछा गया है, बोला गया है रीता को याद है कि मानवेंद्र की जन्मतिथि 22 के पूर्व है, मतलब इससे पूर्व है, 21 में तो 22 से पूर्व है, ठीक है, 22 होगी यहाँ पे, क्योंकि 22 होगा ये 23 होगा, तो 22 के पूर्व है, मतलब पीछे के शब्दों का यहाँ पे अस्तित्व नहीं रहा, ठीक है। तो इसने बोला कि 22 के पूर्व लेकिन 12 अगस्त से पहले, और 12 अगस्त से क्या है बीच में है, पश्चात, ठीक है, मतलब 13 14 15 16 17 18 19 20 21, तो इनके बीच में होगी उसकी जन्मतिथि। तो बोला गया है कि बताइए कि मानवेंद्र की जन्मतिथि क्या है। अब सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं करना है, देखिए रीता को याद है कि उसका जो उसने बोला कि जो मानवेंद्र की जन्मतिथि उसके भाई संजीव को याद थी कि 20 से 28 के बीच में है, और जो रीता को याद है, सॉरी रीता को 12 अगस्त और 22 के बीच है, मतलब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारा 21 आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब 21 अगस्त को क्या है इसका बर्थडे होगा, किसका, मानवेंद्र का, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करना है ये वाला। चलिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए इनके द्वारा क्या बोला गया है इसमें, यदि निम्नलिखित कथनों को सत्य माने भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात हो, तथ्यों के भिन्न प्रतीत हो, ठीक है, तथा यह ज्ञात करें कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन का तर्कपूर्ण रूप से अनुसरण करता है। इस टाइप क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, अभी आपने देखा होगा कथन वाले क्वेश्चन, ठीक है। देखिए उस बेकरी के ज़्यादातर केक महंगे हैं। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि दिए गए क्या करें, बेकरी में ज़्यादातर केक क्या है यहाँ पे सस्ते केक नहीं है, ठीक है, कोई भी ये बोला गया कि उस बेकरी के ज़्यादातर केक महंगे हैं, मतलब बेकरी में केक जो हैं, ठीक है, वो सस्ते भी हैं और महंगे भी हैं, ठीक है। अगला बोला गया है उस बेकरी में कोई सस्ता केक नहीं है, ठीक है, कोई भी उसमें सस्ता केक नहीं है। अब यहाँ पे क्या बनेगा, उस बेकरी के सभी केक महंगे हैं, क्या ये सही होगा बताइए आप, ठीक है, नहीं, क्योंकि उसके द्वारा क्या बोला गया है कि ज़्यादातर केक महंगे हैं, तो मतलब ज़्यादा महंगे हैं और सस्ते भी हो सकते, ठीक है, तो उस बेकरी में कोई भी सस्ता केक नहीं है, ये गलत हो जाएगा। उस बेकरी के सभी केक महंगे हैं, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा, नहीं, क्योंकि सस्ते भी हैं। उस बेकरी में सस्ते केक भी हैं, हाँ उस केक में सस्ते केक भी हैं, ये हमारा राइट लगा थोड़ा बहुत, ठीक है। उसके बाद उस बेकरी में प्लम केक महंगे हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ बोला ही नहीं इसके बारे में। तो और हमारा क्या होता है यहाँ पे उस बेकरी में सस्ते केक भी हैं, तो अनुसरण 3 यहाँ पे राइट हो जाएगा, तो केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, तो ये हमारा सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे,
अगला है यहाँ पे 25वां क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या करना है, हमको यहाँ पे जो CFZ दिया है और HIV बन रहा है इससे, ठीक है, सॉरी HIU बन रहा है। उसके बाद अगला वाला जो हमें यहाँ पे कौन से शब्द आएंगे जिससे हमारा ये बनेगा, तो इसको देखना है कि पहला ये किस टाइप से बना हुआ है। देखिए अगर हम देखते हैं H, ठीक है, अगर H में से क्या करेंगे हम माइनस, अगर H में से हम माइनस करते हैं, -5 करते हैं तो क्या आ जाएगा, अगर H में से माइनस GFEOC तो कितना हो रहा है, -5 हो रहा है, ठीक है। ये देखिए दूसरे में क्या हो रहा है I, अगर I से F आएंगे तो कितना हो रहा है हमारा, अगर F से सॉरी क्या है I था, I से अगर F आएंगे तो कितना माइनस होता है, HGF, तो मतलब -3 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद U में से अगर U में से Z में जाएंगे, ठीक है, तो कितना हो रहा है हमारा, U में से अगर U के बाद क्या आएगा हमारा VWXYZ, मतलब क्या हो रहा है, +5 हो रहा है, मतलब हमको ये यूज करना पड़ेगा -5 -3 और +5। तो ये देखिए अगर पहले वाले में ZS था तो S में क्या करेंगे हम +5 करेंगे, ठीक है। अगर S में हम +5 करते हैं तो क्या आएगा हमारा, ये आएगा T आएगा, ठीक है, TUVWX, तो हमारा पहला क्या आएगा एक्स बनेगा, ठीक है, पहला एक्स बन गया हमारा। तो ऑप्शन में ये गलत ये गलत, इन दोनों में एक्स है लास्ट में। उससे पहले क्या आएगा एल, अब यहाँ पे -3 करेंगे, अगर एल में से हम -3 करते हैं तो क्या आएगा KJI, तो हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स से पहले आई बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जे है, तो जे में से हम क्या करेंगे -5 करेंगे, ठीक है, तो जे में से -5 करते हैं तो IH, ठीक है, GF और E, तो हमारा E बनेगा, तो E आएगा यहाँ पे। तो कौन सा बना हमारा, ये राइट बना यहाँ पे EIX, तो EIX कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से देखना है, पहले जो लॉजिक लगा होगा उसको सेम दूसरे में हमको लॉजिक को यहाँ पे फिट करना है उसको। चलिए अगला क्वेश्चन है, बोला क्या है, उस उत्तर आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति को बिंदुमय रेखा पर मोड़ने का प्राप्त होती है, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना है, एक दिया हुआ है देखिए यहाँ पे क्या था, ये 4 थे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 3 हो रहे हैं, फिर यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है। तो अगले वाले में सेम यहाँ चले गया ये सीधे वाला, ये वाला, ठीक है, जो उसके बाद ये हमारा इधर ही रहा और ये वाला क्या हो गया, इस टाइप से आ गया 2 वाला। तो यहाँ पे 4 वाला हो गया है, 2 वाला हो गया, अब 3 वाला बचा हमारा, कौन सा बचा, ये वाला बचा 3 वाला। तो 3 वाला कौन सा बनेगा, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए तीनों में क्या था, 3 वाला 2 वाला, तो यहाँ पे 2 था 3 था 4 था और 3 वाला मिसिंग था, तो हमारा ये ऑप्शन यहाँ पे राइट बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 27वां क्वेश्चन, कौन सी आकृति उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पूर्ण प्रतिरूप को पूरा करेगी, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ पे ब्लैंक है, इसको आप याद करिए, ठीक है, ये पूरा ब्लैंक रहेगा, तो ये भी ब्लैंक रहेगा पूरा और ये भी ब्लैंक रहेगा, ठीक है। देखिए तो किस टाइप से बनेगा, देखिए पहला हमारा ये बनेगा, ये पूरा ब्लैंक हो जाएगा अंदर वाला, ठीक है, फिर एक लाइन ये वाली आएगी और फिर एक लास्ट वाली ये वाली लाइन आएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस टाइप से एक ये बनेगा, तो इस टाइप से कौन से फिगर बन रहा है, तो ये बन रहा है हमारा, देख सकते हैं राइट आंसर जो बनेगा, ये गलत, ये में इसमें तो ब्लैंक है ही नहीं तो वैसे गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, ये उल्टा बना है, देखिए ये वाला हमारा राइट बन रहा है इस टाइप से, ठीक है, ये जो फिगर बना हमारा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। 28वां है यहाँ पे, ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों में से कागज के टुकड़े को मोड़ते हुए पंच करने तथा खोलने के बाद निम्न आकृति जैसे दिखाई देती है, जो कागज को पुनः उसी आकार से मोड़ने पर पंच के छिद्र दिखाई देगी, ठीक है। जो ये बोल रहा है कि जो ये कागज खुला हुआ है, तो इसमें से जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो किस टाइप से यहाँ पे फिगर बनेगा हमारा, ठीक है। तो देखिए अगर ये जो है, ठीक है, इसको हम ये क्या होगा, पूरा पहले यहाँ फोल्ड होगा फिर इसको यहाँ फोल्ड करेंगे तो हमको किस टाइप का दिखेगा, तो ये हमें दिखेगा, ठीक है, क्योंकि ये 1 2 तो ये दोनों एक ही हमको एक ही बिंदु दिखेगी, ये 2 दिख रहा है नहीं दिखेंगी, ठीक है। तो हमारा ये जो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे, ये हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 29वां क्वेश्चन, उत्तर आकृति में से वह आकृति ज्ञात कीजिए जो प्रश्न आकृति में चिन्ह को दर्शाती है, ठीक है। प्रश्न अब देखिए ये जो फिगर था हमारा, ठीक है, अगले वाले में ये उल्टा बन गया और यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गए, ठीक है। तो इस वाले में क्या हुआ, इस टाइप से बना, ठीक है। तो अगला जो बनेगा हमारा ये बनेगा, ये बनेगा, ठीक है, और ये बनेगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर जो बनेगा, तो इस टाइप से फिगर कौन सा है हमारा, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी देख सकते हैं, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है यहाँ पे
नीचे आकृतियों का एक समुच्चय दिया हुआ है जिनका वर्गों के समूहीकरण किया जा सकता है। उस समूह को चुनिए जिसमें आकृतियों को वर्ग किया जा सकता है। यहाँ पे देखना है ये जो 9 फिगर दिए हुए हैं, ठीक है, इसमें से देखना है कि कौन सा फिगर सेम टाइप के बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे आपको क्या करना है, एक पेयर बनाना है, ठीक है, कौन कौन से सेम दिखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं फर्स्ट वाला है, देखिए इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है, इसमें भी 4 लाइनें हमारी, ठीक है। उसके बाद सेवंथ है, इसमें भी देखिए 4 लाइनें हैं, इस टाइप से ब्लॉक है, ठीक है। तो पहला हमारा 1, 4 और 7 बन गया। दूसरा देखिए, दूसरा जो बन रहा हमारा 2, ठीक है, सर्कल वाला 2, साथ में 6 वाला, ठीक है, और 9 वाला। तो दूसरा कौन सा बना, 2, 6, 9 बना, ठीक है। अगला देखिए पेयर बनाना है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं कह रहा हूँ देखिए, जैसे इसमें 4 थे, ये यहाँ पर भी 4 थे, यहाँ पर भी पूरा 4 ब्लॉक था। दूसरे में देखिए सर्कल 1, 2, 3, तो दूसरा पेयर ये बन गया। अगला क्या बनेगा हमारा पेयर, देखिए अगला जो बन रहा है ये बन रहा है, पहला 3 वाला बन रहा है, देखिए, ठीक है, शंकु टाइप में। उसके बाद 5th वाला, ये भी एक शंकु टाइप है। उसके बाद यहाँ पर भी देखिए इस टाइप से बन रहा है, ठीक है, ये ब्लॉक जो गोल, यहाँ पर भी गोल, यहाँ पर भी गोल, यहाँ पर भी गोल, तो ये हमारा 8। तो दूसरा कैसा बना, 3, 5, 8। तो ये ऑप्शन में कहाँ पे इनको मैच करिए, देखिए फर्स्ट 1, 2, 1, 4, 7 नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, देखिए 1, 4, 7 ये वाला, 2, 6 ये वाला, और 3, 5, 8 ये वाला। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमारे होंगे कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट, ठीक है। तो ये थे हमारे रीडिंग के क्वेश्चन। कीबोर्ड का दूसरा नाम क्या है, मदरबोर्ड, कुंजी पटल, सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर। तो क्या नाम रहता है, तो ये रहता है आपका, इसको कीबोर्ड का दूसरा नाम कुंजी पटल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भैया 32वां, HTML का पूरा नाम क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाई टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हायर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या फिर हायर टेक्स्ट मेकअप लैंग्वेज। तो क्या होता है इसका जो HTML का फुल फॉर्म होता है, ये होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है ... प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने का कार्य करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स या फिर भाषा अनुवादक। तो कौन करता है, तो ये करता है आपका भाषा अनुवादक करता है, ठीक है। अगला है 34वां, FTP का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है। एफ हमारा FTP का फुल फॉर्म क्या है, फाइल ट्रांसलेट प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांजिट प्रोटोकॉल, फाइल टाइपिंग प्रोटोकॉल या फिर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका जो रहता है वो क्या रहता है, तो ये रहता है आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। इसको याद रखिएगा, FTP का क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, ठीक है। ये क्या करता है आपका, जो इसका उद्देश्य मेन उपयोग होता है, जो टेक्स्ट होता है या ऑडियो होते हैं, ठीक है, वीडियो आदि मल्टीमीडिया फाइल जो होती है, उनका क्या करता है, फाइलों को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट, इसको याद करना, ट्रांसफर करने का काम होता है इसका। 35वां क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। जो क्रैकर्स होते हैं कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में, ठीक है, जो कंप्यूटर सिक्योरिटी होती है उसके संदर्भ में, तो ब्लैक हैट हैकर्स, वाइट हैट हैकर्स, एलिट हैकर्स या फिर स्क्रिप्ट किडिट होते हैं, ठीक है, क्रेडी। तो इसका जो होता है वो क्या काम रहता है, तो ये होता है आपका ब्लैक हैट हैकर्स का काम होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि जो कंप्यूटर की सुरक्षा संदर्भ में क्या होता है, इसका काम होता है, ठीक है, इस नाम से को जाना जाता है। ये वह व्यक्ति या ये होता है, जो व्यक्ति होती है, जो पर्सन होता है, उसको क्या करता है, प्रोग्रामर्स होते हैं, ठीक है। जो व्यक्ति या प्रोग्रामर्स होते हैं जो किस कर क्या कहते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में, जो कंप्यूटर सिस्टम होता है हमारा, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम होता है, उसके जो उसमें जो नेटवर्क होता है, ठीक है, तो उसके बारे में जानकारी को क्या करते हैं, चुराकर एक दूसरे में क्या करते हैं, लाभ कमाते हैं, ठीक है, इसलिए इसका ये होता है। 36वां है, खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था, ठीक है। जो खुसरो था वो किसका पुत्र था, अकबर का, जहांगीर का, शाहजहां का या फिर बहादुर शाह प्रथम का, ठीक है। आपको अगर ये जो घटना चक्र की बुक आती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है, तो उसके मैं करवा रहा हूँ, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, हिस्ट्री चल रही है जिसमें 3 से 4 चैप्टर हो गए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। आप यहाँ से भी क्वेश्चन को क्या करेंगे, आप वहाँ पे अटेंड कर लेंगे इसको, ठीक है। तो आप जाके इसको भी देख सकते हैं, हिस्ट्री के लेक्चर। तो जो खुसरो मुगल पुत्र था, तो ये था आपका शाहजहां का, सॉरी जहांगीर का पुत्र था, ठीक है, शाहजहां नहीं, जहांगीर का पुत्र था, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 37वां क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था, ठीक है। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, उसमें जो बम्बई था वो किससे लिया था, डचों से, फ्रांसीसियों से या फिर डेनिशों से या फिर पुर्तगालियों से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये लिया था इनने पुर्तगालियों से लिया था, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, उसके पुर्तगालियों से इसको ले लिया था ब्रिटिशर ने।
और जो 1668 की बात है, ठीक है, 1668 में क्या हुआ था, जो इंग्लैंड की सम्राट थे, ठीक है, जिसको जो चार्ल्स द्वितीय थे, सम्राट थे इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय, तो उनने क्या किया था, उनकी अपनी बेटी का विवाह, जो राजकुमारी थी उसका विवाह कर लिया था, ठीक है, इनके साथ, और इसको क्या किया, दहेज में मुंबई दे दिया था पूरा। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। और एक क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत में आपके जो जो ब्रिटिशर्स आए, डच आए, डेनिश आए, पुर्तगीज आए, इनके आने का क्रम, तो इसको आप ऐसे याद रखिए, ठीक है, इसको ऐसे रखिए आप, पैसा दे भाई दे फास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये मैंने आपके लिए ट्रिक बनाई है एक, देखिए पहले क्या आए हमारे, पहले आए हमारे पुर्तगीज आए, फिर डेनिश आते हैं, फिर ब्रिटिशर्स आते हैं, फिर डच आते हैं, ठीक है, फिर लास्ट हमारे फ्रांसीसी आते हैं। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 38वां क्वेश्चन है यहाँ पे, इंडिका का लेखक कौन था, ठीक है, प्लूटार्क, जस्टिन, हेरोडोटस या फिर मैग्नेस्टीज। तो कौन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इंडिका बुक है, ठीक है, उसके जो लेखक होंगे मैग्नेस्टीज थे, ठीक है। और ये कौन थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में से क्या थे, ठीक है, आए थे, सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत बन के आए थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और इसमें खासकर जो इंडिका बुक है, इसमें क्या मिलता है आपको, जो मौर्य साम्राज्य था उसका जो हिस्ट्री, ठीक है, उसके बारे में हमें पूरी जो हिस्ट्री है उसके सोर्स मिलते हैं, ठीक है। चलिए 39वां है, गुरु नानक देव ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था, गुरु रामदास को, गुरु अमरदास को, गुरु हरदाय को या फिर गुरु अंगद को। तो किसको किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो ये किया था गुरु अंगद देव को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, फ्रांसीसी क्रांति किस समयांतराल में घटी थी, जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, ठीक है, 1788 से 1792, 1789 से 1799, 1789 से 1790 या फिर 1781 से 1790 के बीच में, ठीक है, कब घटी थी, तो ये घटी थी आपकी 1789 से लेके 1799 तक, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करिएगा। 41वां है, कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में गिरती है, ठीक है, मेकांग, पर्ल, गंगा या फिर यांगे। देखिए गंगा तो नहीं मिलेगी क्योंकि ये तो बे ऑफ बंगाल में मिलती है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में मिलती है, ठीक है। अब जो आपकी जो चीन की पूर्वी सागर की बात कर रहे हैं, ठीक है, नदी जो कौन सी नदी, पूर्वी चीन सागर में, जो पूर्वी चीन सागर है वहाँ पे जो रिवर गिरती है, तो ये है आपकी यांगसे, इसको आप याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, ठीक है, चीन सागर में गिरती है। और चीन में बहने वाली एशिया की सबसे बड़ी नदी अगर पूछेगा तो यांगसे नदी है, ठीक है, इसको भी आप याद सकते हैं। इसकी लेंथ कितनी है, 6300 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए अगला है संगमरमर, ठीक है, जो मार्बल है वो है पुनर्विकृत चूना पत्थर है, ठीक है, पुनर्विकृत एक आग्नेय शैल है, बलुआ पत्थर है या फिर कार्बनिक पदार्थों से अकार्बनिक पदार्थ में परिवर्तन होने वाले से निर्मित हुई है, ठीक है। तो संगमरमर कैसे बना है, तो संगमरमर है वो क्या है, ये पुनर्विकृत चूना पत्थर है, ठीक है, चूना पत्थर से बना हुआ है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। और खासकर आप राजस्थान में जाएंगे तो सबसे ज्यादा राजस्थान में क्या होता है, संगमरमर मिलता है यहाँ पे, ठीक है। 43वां है, यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती हैं, ठीक है, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, ध्रुवों पर या पर भूमध्य रेखा पर, ठीक है। तो कहाँ पे पड़ती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा भी गया है एग्जाम में, 2-3 बार पूछा गया है। यदि अगर हम देखते हैं कि पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता, जैसे आपने देखा है पृथ्वी का अक्ष जो है वो, ठीक है, तो इस टाइप से वो झुका हुआ है, ठीक है, थोड़ा टिल्ट हुआ है, तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती हैं। तो ये कहाँ पे पड़ती हैं, ठीक है, तो ये पड़ती हैं आपकी भूमध्य रेखा पर, ठीक है। अगला है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत में 3 बड़े राज्य। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से आप देखेंगे तो 3 से जो सबसे 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है। पहला अगर बात करते हैं तो हम राजस्थान होता है, ठीक है, पहला आपका राजस्थान है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल जो एरिया है बहुत बड़ा है। सेकंड में आपका मध्य प्रदेश आता है, एमपी आता है, ठीक है, और उसके बाद आता है आपका महाराष्ट्र आता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट बन जाएगा, ठीक है। 45वां क्वेश्चन है, वनों में संरक्षण हेतु वर्ष 1948 में निम्न में से किसकी स्थापना की गई थी, किस चीज की, ठीक है, वनों के संरक्षण हेतु वन संरक्षित कानूनी परिषद, केंद्रीय वानिकी परिषद, कार्य योजना वन विभाग या फिर केंद्रीय वन संस्थान, ठीक है। तो इसकी स्थापना की गई थी, तो ये की गई थी आपकी केंद्रीय वानिकी परिषद की यहाँ पे स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 46वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्री परिषद रख सकती है। अविश्वास प्रस्ताव जो होता है, भर्त्सना प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव या फिर विश्वास प्रस्ताव, ठीक है। तो कौन से रख सकते हैं, तो जो मंत्री परिषद होता है वो विश्वास प्रस्ताव को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है।
इसमें क्या होता है, जो इसके प्रकार में क्या होता है, जो संसद में क्या होता है, स्वीकृति अथवा अस्वीकृति किया जाता है, ठीक है। विश्वास प्रस्ताव को प्रधानमंत्री होते हैं या फिर उसके जो मंत्रिमंडल होता है, ठीक है, प्रधानमंत्री का या उनके में से किसी भी एक सदस्य द्वारा क्या होता है, लाया जा सकता है। परंतु संसद में क्या होता है, एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखना, परंतु क्या होता है, जो सरकार द्वारा विश्वास प्रस्ताव तभी लाया जाता है, कब लाया जाता है, जब विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रिसेंट में अभी आपने देखा था सितंबर अक्टूबर के टाइम पे जो संसद चल रही थी हमारी, तो उस टाइम पे जो करंट गवर्नमेंट है उसके लिए भी ये प्रस्ताव यहाँ पे लाया गया था, ठीक है, अपोजिशन के द्वारा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है, ठीक है। जो भारत की संचित निधि है उसमें कौन सा इसमें व्यय नहीं आता है। भारत के राष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते, लोकसभा अध्यक्ष का वेतन तथा भत्ते, ठीक है। तो इसमें से कौन सा भारत की संचित निधि में नहीं आता है, ठीक है। तो आपका जो भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन या भत्ते हैं वो क्या होते हैं, संचित निधि में भारित नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन छूट गया था हमारा, देखिए ये वाला 47वां क्वेश्चन, ठीक है। भारत के वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है, ठीक है। भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए 3 आपातकाल है भारत इमरजेंसी जो है, एक 352 में है, एक 356 में है, आर्टिकल की बात कर रहा हूँ, ठीक है मैं, आर्टिकल 352, 356 और 360, ये 3 आप याद करिए। देखिए नेशनल इमरजेंसी, अगर कोई बाहरी युद्ध वगैरह होता है या कुछ देश में कुछ ऐसे कुछ चीज़ें आती है तो इसमें नेशनल इमरजेंसी लगती है, ठीक है, कुछ वॉर होता है। तो 356 जो स्टेट के अंदर, राज्यों के अंदर, ठीक है, क्या होता है, जब जो जो मंत्रिपरिषद वगैरह जो एमएलए वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, अपने उसके ऊपर लग जाती है, ठीक है। गवर्नर, इसमें फिर पावर गवर्नर के पास आ जाती है, राष्ट्रपति शासन लगता है तो गवर्नर यहाँ पे राष्ट्रपति शासन के लिए राष्ट्रपति को क्या कहता है, अप्रोच करता है, ठीक है। ये आपका हुआ था उत्तराखंड में, हुआ था 2016 में, जब जो किसकी सरकार 46 दिन का लगा था राष्ट्रपति शासन, तो ये इसी आर्टिकल के अकॉर्डिंग लगा था, ठीक है, हरीश रावत की सरकार थी जब। उसी क्रम में 360 ही है, ये आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। अगर देश में क्या होता है, पैसा या वित्त वगैरह कम पड़ जाता है, लग सकता है कि देश अब नहीं चल पाएगा तो ये लगती है, पर भारत में अभी तक कभी भी इमरजेंसी नहीं लगी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछेगा। बाकी जो इमरजेंसी है ये बहुत बार लग चुकी है, ठीक है। जो नेशनल इमरजेंसी है ये 3 बार 4 बार लग चुकी है, वॉर जब चाइना के साथ वॉर हुआ था, पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था, ठीक है। और एक बार ये इंदिरा गांधी जी के द्वारा भी 1975 में ये लगा दी गई थी इमरजेंसी, ठीक है। तो उसी क्रम में तो यहाँ पे कह सकते हैं हम कि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है ये कभी भारत में नहीं लगी है, ठीक है, इसको आप याद करिएगा। 49वां क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया, ठीक है। जो एंटी डिफ्लेक्शन लॉ है, ठीक है, एंटी डिफ्लेक्शन लॉ, इसको याद करिएगा, ठीक है। दल बदल कानून, ये अनुसूची की बात करूं तो अनुसूची में डाला गया 10वीं अनुसूची में, ठीक है, जो हमारे शेड्यूल है, इसको ये क्वेश्चन पूछता है बहुत बार, ठीक है। तो अनुसूची में डाला गया है, तो ये कब बनाए, पारित किया गया, ठीक है, 1984 में, 1985 में, 1986 में या फिर 1988 में, ठीक है। तो यह आया था आपका 1985 में, जो 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर सकते हैं। अगला है यूनिसेफ की स्थापना, ठीक है। जो यूनिसेफ है उसकी स्थापना कब हुई थी, जो यूनिसेफ है, ठीक है, यूनिसेफ इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। यूनाइटेड नेशन ये काम करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन की, ठीक है। 1949, 1948, 1945 या फिर 1946 में, ठीक है। तो कब बनी थी, तो ये बनी थी आपकी 1946 में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। और 1953 में क्या हुआ था इसको, ये आप इकाई संयुक्त राष्ट्र का एक स्थायी सदस्य बन गया था, ठीक है। चलिए अगला है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रति व्यक्ति आय के बारे में क्वेश्चन पूछता है बहुत बार, ठीक है। ये निवल राष्ट्रीय उत्पाद, कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या बटे राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद बटे आय जनसंख्या, या फिर राष्ट्रीय आय अपॉन निजी आय। तो प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, तो प्रति व्यक्ति आय होती है सकल राष्ट्रीय उत्पाद बटे आय जनसंख्या होती है, ठीक है। जो प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और साथ में बटे आय जनसंख्या, ठीक है। इससे क्या होता है, इनमें ये देखते हैं कि हम कि जो आय है, ठीक है, भारत में जो प्रति व्यक्ति आय किस हिसाब से, उस हिसाब से रेशियो लिया जाता है, ठीक है। और शहर क्षेत्र इत्यादि के अंदर प्रति व्यक्ति द्वारा क्या है, अर्जित औसत आय, ठीक है। एक साल के अंदर लोग कितनी आय का क्या कर रहे हैं, कमा रहे हैं पैसा, ठीक है, उसको आय को क्या मापा जाता है, ठीक है। इसकी गणना कुल जनसंख्या द्वारा क्षेत्रफल जो होता है, ठीक है, जो जनसंख्या है द्वारा क्षेत्रीय आय को विभाजित करके निकाला जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 52वां, भारत में कृषि कार्य के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने वाला सर्वोच्च बैंक कौन सा है, आरबीआई, एसबीआई, नाबार्ड या फिर एलआईसी, ठीक है। तो कौन सा है, कृषि कार्य बोल रहा है, अब इसको याद रखिएगा। कृषि कार्य के लिए आपका जो नाबार्ड है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो नाबार्ड है, ये नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, 12 जुलाई, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, 12 जुलाई 1982। इसको आप याद कर सकते हैं, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। चलिए
ये कृषि के लिए वित्त देता है। भारत में वैट कब लागू हुआ था? जो वैट है वैल्यू एडेड टैक्स जिसको कहते हैं, ठीक है, ये कब लागू हुआ था? तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, 1 अप्रैल 2005 को ये लागू किया गया था, ठीक है। अगला है भारत में लॉरेंज वक्र में जो लॉरेंज वक्र है, ठीक है, दोनों अक्षों पर इनमें से किसे दर्शाया जाता है? ठीक है, जो लॉरेंज वक्र होता है, आय इन जनसंख्या, आय इन गरीबी, गरीबी और जनसंख्या, और आय और मुद्रास्फीति, ठीक है। तो ये लॉरेंज वक्र की क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉरेंज वक्र किसको निरूपित करता है? तो जो आय और जनसंख्या है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो इनको दर्शाने के लिए यहाँ पे ये लॉरेंज वक्र का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये लॉरेंज वक्र जो था 1905 में, ठीक है, अमेरिकी अर्थशास्त्री थे मैक्स, ठीक है, मैक्स करके नाम था, मैक्स लॉरेंज, ठीक है, इनके नाम पे लॉरेंज वक्र रखा गया नाम, मैक्स लॉरेंज। तो इनके द्वारा विकसित किया गया और कहा कि आय की असमानता पर धन असमानता का एक ग्राफिकल प्रतिनिधित्व ये दर्शाता है, ठीक है। अगला है 55वां क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस एकांश को राष्ट्रीय आय खाते में सम्मिलित किया जाता है? गृहिणियों की सेवा, तस्करों की आमदनी, साधुओं की सेवा या रात के पहरेदार की सेवा, ठीक है। तो जो लिखित एकांश को राष्ट्रीय आय खाते में सम्मिलित किया जाता है, तो किसको किया जाता है? तो रात के पहरेदार की सेवा जो देते हैं, ठीक है, तो उनको यहाँ पे इसमें सम्मिलित किया जाता है। अगला है नीति आयोग का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया? आपको पता है नीति आयोग के बारे में हम देख लेते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके, ठीक है, जो योजना आयोग था 1 जनवरी 2015 को हमारा नीति आयोग बन गया, ठीक है। प्लानिंग कमीशन जो 1950 से चल रहा था इसको हमने चेंज कर दिया। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? एक्स ऑफिशियो प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, कोई भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो इसके क्या हेड रहेंगे, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट जिसके पास भी रहेगी। तो इसके अभी जो सीईओ कौन बने हैं? वीवीआर शुभंकर, वीवीआर पुरुषोत्तम, राजीव महर्षि या फिर अनिकेत अग्रवाल, ठीक है। तो कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके वीवीआर सुब्रमण्यम, ठीक है। चलिए अगला है 57वां क्वेश्चन, एक्सरसाइजर हरिमाऊ, ठीक है, एक्सरसाइज है ये हरिमाऊ शक्ति, ठीक है, 2023 का आयोजन भारत और किस देश की सैन्य बलों के मध्य अक्टूबर-नवंबर 2023 में आयोजित किया गया? ठीक है, जो हरिमाऊ शक्ति एक्सरसाइज है वो किसके बीच में है? श्रीलंका और भारत के बीच में, मॉरिशस और भारत के बीच में, म्यांमार और भारत के बीच में, और मलेशिया या भारत के बीच में। तो एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति 2023 किसके बीच है? तो ये है आपकी मलेशिया और भारत के बीच है, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये कहाँ पे आयोजित की गई थी? ये मेघालय में आयोजित की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 58वां क्वेश्चन, भारतीय ज्ञानपीठ संस्था द्वारा ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, इस संस्था की स्थापना करने वाला व्यावसायिक समूह कौन सा है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कारों के बारे में। तो कुमार मंगलम बिरला ग्रुप, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, के बिरला ग्रुप या फिर नवभारत टाइम्स, ठीक है। तो कौन इसको देता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ये देते हैं आपके जो टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप है, ठीक है, तो इसके द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसको शुरुआत की गई थी आपके 1961 से, ठीक है। और इसमें राशि जो दी जाती है 11 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं, इसको भी आप याद करिएगा। अगला है 59वां क्वेश्चन, यहाँ पे राज्य पशु दिए हुए हैं और राज्य दिए हुए हैं, इनको हमको मैच करना है, ठीक है। तो कौन से राज्य का कौन सा यहाँ पे राज्य पशु है? तो देखिए अगर हम देखते हैं तो बिहार ये जो है गौर है इसका, छत्तीसगढ़ का है जंगली भैंस, ठीक है, मध्य प्रदेश का आपका बारहसिंगा है और महाराष्ट्र का आपका विशाल गिलहरी है। तो ऑप्शन 1, 2, 4 और 3, 1, 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट बन जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप याद करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 60वां क्वेश्चन, वर्षा की अम्लता निम्नलिखित में से किस मापक के द्वारा मापी जाती है? ठीक है, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, एमीटर या फिर पीएच मीटर के द्वारा। तो किसके द्वारा यहाँ पे अम्लता नापी जाती है जो, ठीक है तो ये नापी जाती है पीएच मीटर के द्वारा, ठीक है, पीएच मीटर के द्वारा यहाँ पे अम्लता नापी जाती है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हमारे ये थे ये जैसे क्वेश्चन, अब आएंगे हमारे 40 क्वेश्चन यहाँ पे उत्तराखंड के और साथ में करंट अफेयर भी रहेगा इसमें। 61वां क्वेश्चन है यहाँ पे, जिलों व क्षेत्रफल में कौन सम्मिलित नहीं है बोला गया है, ठीक है। चमोली का जो एरिया दिया हुआ है, चंपावत का दिया हुआ है, उत्तरकाशी का दिया हुआ है, पिथौरा का दिया गया है। तो इसमें से अगर हम यहाँ पे सम्मिलित नहीं करके बात करते हैं तो चंपावत का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, चमोली का आपका राइट है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो चंपावत का क्षेत्रफल है 773 नहीं है, ठीक है, ये हमारा गलत हो जाएगा। बाकी हमारे दो ये के दोनों राइट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारे हो जाएगा। अगला दिया हुआ है, उत्तराखंड में खनिज संसाधनों की उपलब्धता शिवालिक श्रेणी में, लघु हिमालय क्षेत्रों में, दून नदी घाटियों में या फिर ये सभी। तो जो खनिज संसाधनों की उपलब्धता कहाँ पे है? तो ये है, ये सभी में है, ठीक है। उत्तराखंड में आप देख सकते हैं यहाँ पे सोना मिलता है, ग्रेफाइट मिलता है, चूना पत्थर मिलता है, सीमेंट के लिए जो मिलता है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए 63वां है, जोराई बुग्याल क्षेत्र के किस जनपद में स्थित है? जो जोराई बुग्याल है किसमें है? उत्तरकाशी में, रुद्रप्रयाग में, टिहरी में या फिर हरिद्वार में, ठीक है। तो कहाँ पे है? तो ये है आपका टिहरी में है,
ठीक है, इसको आप याद करिएगा। अगला है तपोवन बुग्याल क्षेत्र स्थित है उत्तरकाशी में, पौड़ी गढ़वाल में, देहरादून में या फिर नैनीताल में। ठीक है, तपोवन बुग्याल आपका उत्तरकाशी में है। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पे 65वां क्वेश्चन, किस ताल की तलहटी में स्लेट चट्टानों से निर्मित लाखों चोटियां स्पष्ट दिखाई देती हैं। ठीक है, सहस्त्र ताल, दिव्य सरोवर, संतोपत ताल या फिर सिद्ध ताल। ठीक है, तो किससे यहाँ पे जो किस ताल की तलहटी से स्लेट चट्टानों की निर्मित लाखों चोटियां यहाँ पे दिखती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये है आपका सहस्त्र ताल से। ठीक है, 66वां है, सितंबर 1994 में घटित मसूरी कांड में शहीद कौन हुए थे? राय सिंह बंगारी, बलवीर सिंह, उमाशंकर त्रिपाठी या ये सभी। ठीक है, तो ये सभी यहाँ पे शहीद हुए थे। अगला है प्रसिद्ध पेशावर कांड कब हुआ जिसमें हौलदार वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर, ठीक है, गोलियां चलाने से इनकार कर दिया था? 1929 में हुआ था, 1930 में हुआ था, 1931 में हुआ था, फिर 1932 में हुआ था। ठीक है, तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ 1930 में हुआ था। ठीक है, अगला है 68वां, चनौदा सोमेश्वर अल्मोड़ा में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी 1937 में, 1938 में, 1939 में या फिर 1940 में। ठीक है, तो कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1937 में हुई थी। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 69वां क्वेश्चन, गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने हेतु गोरखा और राजा प्रद्युम्न शाह के बीच देहरादून में खुरबुड़ा मैदान में निर्णायक युद्ध हुआ जिसमें राजा प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हुए। कब हुआ था? 12 मई 1804, 13 मई 1804, 14 मई 1804 या फिर 15 मई 1804 को। ठीक है, ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 14 मई 1804 को। इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करिएगा। 70वां क्वेश्चन है, अमृतसर कांग्रेस 1919 में गढ़वाल के किन दो नेताओं ने भाग लिया था? ठीक है, जो आपका अमृतसर कांग्रेस का जो अमृतसर अधिवेशन हुआ था 1919 में, तो इसमें उत्तराखंड के दो लोगों ने, गढ़वाल के लोगों ने भाग लिया था। नेताओं ने कौन कौन से थे? अनुसुईया प्रसाद व मुकुंदी लाल व हरगोविंद पंत ने, बद्रीदत्त पांडे व चिरंजीवी लाल ने, गोविंद बल्लभ व विक्टर मोहन जोशी ने। ठीक है, तो किनके द्वारा यहाँ पे लिया गया भाग? तो अनुसुईया प्रसाद व मुकुंदी लाल के द्वारा यहाँ पे इसमें भाग लिया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 34वां अधिवेशन था यहाँ पे कांग्रेस का। अगला है 71वां क्वेश्चन, उत्तराखंड का सबसे लंबा हिमनद है? पिंडारी, चोरावाड़ी, यमुनोत्री या फिर गंगोत्री। ठीक है, तो कौन सा है? तो ये आपका गंगोत्री हिमनद है। अगला क्वेश्चन है, हार्डी प्रपात निम्न में से किस जिले में स्थित है? चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी या फिर देहरादून में। ठीक है, तो कहाँ पे जो हार्डी प्रपात है आपका, ये आपका देहरादून में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। और जो बिरथी, यहाँ पिथौरागढ़ में आपका बिरथी प्रपात है, इसको भी आप याद कर सकते हैं, बिरथी जलप्रपात। ठीक है, और सहस्त्रधारा देहरादून में है, सहस्त्रधारा, इसको याद रखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड में ऊनी वस्त्र गृह उद्योग किस जिले में स्थित है? चंपावत, उत्तरकाशी, बागेश्वर या फिर इन सभी में। ठीक है, तो कहाँ पे है? तो इन सेवा में आपके ऊनी वस्त्र क्या है, उद्योग शामिल स्थित है। ठीक है, 74वां है, उत्तराखंड में खनिजों की खोज एवं सर्वेक्षण हेतु गठन किया गया था? राष्ट्रीय खनिज संगठन, उत्तराखंड खनिज निगम, भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय या फिर भूतत्व पर्यवेक्षण निगम। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पे बना था? तो ये बना था भूतत्व एवं खनिज कर्म निर्देशालय। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर सकते हैं। अगला है यहाँ पे मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 का। सुरकंडा उत्सव, जौलजीबी मेला, पूर्णागिरी मेला और ग्वालदेव मेला। ठीक है, देखिए जो पूर्णागिरी मेला है ये आपका टनकपुर के पास लगता है चैत्र नवरात्रि में। ठीक है, जौलजीबी मेला जो है आपका, ये आपका धारचूला में लगता है। तो ये हो गया 3 आपका, ये हो गया 2। ठीक है, उसके बाद जो सुरकंडा उत्सव है, ठीक है, जो सुरकंडा उत्सव है तो ये आपका चंबा में लगता है। ठीक है, उसके बाद ग्वालदेव मेला ये आपका दारमा में लगता है। तो ये हो गया 4, ये हो गया आपका 1। तो 4 3 2 1, तो 4 3 2 1 हमारा ऑप्शन जो बनेगा वो हमसे हमारा डी बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 76वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नुटंग देवी की पूजा की जाती है रंग समुदाय में, थारू समुदाय में, बोक्सा समुदाय में या फिर वन रावत समुदाय में। ठीक है, जिनको राजी भी कहा जाता है, वन रावत राजी। तो कहाँ पे की जाती है? तो ये की जाती है आपकी बोक्सा समुदाय में पूजा की जाती है। अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है बोला गया? ठीक है, गोंगडांसु महोत्सव पौड़ी में, गंगवाली महोत्सव पिथौरागढ़ में, रवाई महोत्सव उत्तरकाशी में या कनाली छीना महोत्सव बागेश्वर में। ठीक है, तो इसमें से यहाँ पे कौन सा नहीं है? तो कनाली छीना जो होता है ये बागेश्वर में नहीं होता है। ठीक है, ये आपका कहाँ पे कनाली छीना होता है? ये पिथौरागढ़ में होता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे,
78वां क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष धानों की रोपाई के समय हिज यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ठीक है, नैनीताल में, अल्मोड़ा में, चंपावत में या फिर पिथौरागढ़ में। ठीक है, तो ये कहाँ पे बनता है? ये बनता है आपका पिथौरागढ़ में बनता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए अगला है आपका 79वां क्वेश्चन, बग्वाल मेले का आयोजन किस देवी के परिसर में आयोजित किया जाता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्णागिरी, नंदा देवी, मनसा देवी या फिर बाराही देवी। ठीक है, ये बाराही देवी का मंदिर है आपका, ये आपका देवीधुरा जगह पड़ती है। ठीक है, देवीधुरा आपका चंपावत डिस्ट्रिक्ट में है। तो वहाँ पे जो आपका रक्षाबंधन होता है उस दिन यहाँ पे पासा युद्ध, पत्थरों का युद्ध आपस में खेला जाता है। ठीक है, जिसको बग्वाल मेला कहते हैं। अभी 2013 के बाद हाईकोर्ट ने यहाँ पे बैन रोक लगा दी थी। अब यहाँ पे जो होते हैं फलों से क्या होता है, एक दूसरे को मारा जाता है। ठीक है, आपस में। ठीक है, 80वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में समाज कल्याण निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? 2 दिसंबर 2011, 3 दिसंबर 2011, 3 दिसंबर 2012 या 2 दिसंबर 2012। ठीक है, तो कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2 दिसंबर 2011 को। ठीक है, अगला है, राज्य सहायता प्राप्त के पॉलिटेक्निक की स्थापना किस वर्ष की हुई थी? 1950, 1960, 1954 या फिर 1956 में। तो कब हुई थी? ये हुई थी 1956 में। ठीक है, अगला है 82वां, उत्तराखंड सरकार ने किस कॉलेज को रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज का दर्जा प्राप्त किया है? ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, आपको 1 सेकंड लगेगा वीडियो को लाइक करने में बस। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉलेज को रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज का दर्जा दिया गया उत्तराखंड सरकार ने, कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज द्वाराहाट को, सुदेबोला पॉलिटेक्निक कॉलेज देहरादून को, देहरादून तकनीकी विश्वविद्यालय को या फिर उपरोक्त में से किसी को नहीं। ठीक है, तो आपका जो कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज द्वाराहाट है, इसको सरकार के द्वारा रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज का दर्जा प्रदान किया गया है। 83वां क्वेश्चन है, नागडिब्बा मंदिर कहाँ स्थित है? चमोली में, टिहरी गढ़वाल में, कसौनी में, ठीक है, या फिर मसूरी में? कौसानी या फिर मसूरी में? तो कहाँ पे है? तो ये है आपका टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, नागडिब्बा मंदिर आपका टिहरी गढ़वाल में है। 84वां क्वेश्चन है यहाँ पे, शिक्षित बेरोजगारों को पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार देने हेतु वीर चंद्र सिंह पर्यटन रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंट के एग्जाम में पूछा गया है। 2020 में, 2001 में, 2002 में या फिर 2003 में? तो कब की गई थी? तो ये की गई थी जून, इसको याद करिएगा, जून 2002 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर सकते हैं। 85वां क्वेश्चन है यहाँ पे, द्रोण सागर पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? काशीपुर में, जसपुर में, पंतनगर में या फिर इनमें से कहीं नहीं? तो द्रोण सागर आपका उधमसिंह नगर में है। ठीक है, तो उधमसिंह नगर में कहाँ पे है? तो ये आपका काशीपुर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 86वां क्वेश्चन, जोशीमठ ओली रोपवे शुरू किया गया था। जो जोशीमठ ओली रोपवे है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? सितंबर 1992, सितंबर 1993, अक्टूबर 1993 या फिर नवंबर 1994 में? ठीक है, तो कब की गई थी? तो ये की गई थी अक्टूबर 1993 में। ठीक है, इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और समुद्र तल से अगर इसकी ऊंचाई पूछेगा तो 3010 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 87वां क्वेश्चन, शंकराचार्य का ज्योतिर्पीठ कहाँ स्थित है? गोपेश्वर में, चमोली में, जोशीमठ है या फिर उत्तरकाशी में? ठीक है, तो कहाँ पे है? तो जोशीमठ में शंकराचार्य जी का ज्योतिर्पीठ यहाँ पे स्थित है। तो इनके द्वारा जो 4 मठ बनाए गए थे, ठीक है, पूरे भारत में। अगला है, उत्तराखंड के वनों में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों का प्रयोग किया जाता है औषधि निर्माण में, सौंदर्य प्रसाधन में, खाद्य पदार्थ के रूप में या इन सभी में? ठीक है, तो किस में किया जाता है? तो इन जैसे औषधि निर्माण में भी किया जाता है, जड़ी बूटियों का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है और सौंदर्य प्रसाधन के रूप में भी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, 89वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में औषधीय पदार्थों का संग्रहण किस अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वन प्रबंधन अधिनियम 1912 का जो आया था, वन प्रबंधन अधिनियम 1942 का जो आया था, वन प्रबंधन अधिनियम 1982 का था या फिर वन प्रबंधन अधिनियम 1988 का था। ठीक है, ये बहुत बार मैचिंग खोली में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो वन प्रबंधन अधिनियम 1982 का था, इसके अकॉर्डिंग जो उत्तराखंड में औषधीय पदार्थों का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, 90वां क्वेश्चन है, जड़ी बूटियों के शोध, प्रसंस्करण एवं कृषिकरण हेतु स्वतंत्र इकाई के रूप में संगंध पादप केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? गोपेश्वर चमोली, सैलाकुई देहरादून, कटारमल कोसी या रानीखेत अल्मोड़ा में? ठीक है, तो कहाँ पे की गई है? तो इसकी जो स्थापना की गई है वो आपका सैलाकुई देहरादून में की गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 91वां क्वेश्चन, उत्तराखंड के पर्यावरण प्रेमी माधव आशीष को किस वर्ष पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया? 1991, 1996, 1999 या फिर 2002 में? ठीक है, तो इनको कब दिया गया ये? तो ये दिया गया था आपका 1991 में। ठीक है, अगला है 92वां क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस पर्यावरण प्रेमी ने
वर्ष 1988 में थाईलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण गीत महोत्सव में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है। विश्वेश्वर दत्त सकलानी, सुंदरलाल बहुगुणा, घनश्याम सैनानी या फिर चंडी प्रसाद भट्ट। तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपका घनश्याम सैनानी जी के द्वारा ये किया गया था। 93वां क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड सरकार वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत वृद्धजनों की प्रतिमाह कितनी राशि देती है? 400 रुपये, 600 रुपये, 800 रुपये या फिर 1000 रुपये। तो कितने देते हैं? तो ये देती है 800 रुपये देती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 94वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सी योजना उत्तराखंड की गर्भवती महिलाओं से संबंधित है? वंदे मातरम योजना, स्वयं सिद्धा योजना, रहबर योजना या फिर स्वावलंबन योजना, ठीक है। तो कौन सी योजना है? तो जो वंदे मातरम योजना है, ठीक है, ये उत्तराखंड में गर्भवती महिला संबंधित है। क्वेश्चन पूछ भी लेगा कि इनमें से कौन सी गर्भवती महिला संबंधित है, तो वंदे मातरम योजना संबंधित है, ठीक है। 95 है, 2011 के अनुसार 2001 और 2011 के दौरान राज्य के औसत लिंगानुपात में कितनी वृद्धि हुई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 की, 3 की, 5 की या फिर 7 की, ठीक है। तो ये हुई थी 1 की हुई थी, ठीक है। तो 2011 के अनुसार आप देख सकते हैं जो औसतन था 1% की वृद्धि हुई। साथ में वर्तमान में जो उत्तराखंड है इसका लिंगानुपात कितना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछता है। लिंगानुपात 963 है, ठीक है, इसको याद करिएगा। जबकि 2001 के अकॉर्डिंग पूछेगा, ठीक है, तो 963 था, ठीक है, सॉरी 962 था, एक बढ़ा हुआ है, तो ये 2011 के अकॉर्डिंग है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कूट की सहायता से उत्तराखंड के उन विकासखंडों का चयन कीजिए जहां वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर के प्रोस्पेक्ट में क्वेश्चन। तो जो कौन सा है? मुंशारी, धारचूला, करनाली छीना, जोशीमठ या फिर भटवाड़ी, ठीक है। तो कौन है? 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4 या फिर ये सभी, ठीक है। तो ये जितने भी हैं दिए हुए हैं, ठीक है, इसमें मुंशियारी, धारचूला, ठीक है, पिथौरागढ़ में करनाली छीना, जोशीमठ, भटवाड़ी, इनमें क्या है? वाइब्रेंट जो स्कीम है गवर्नमेंट की, उसके अकॉर्डिंग इनको यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है और टूरिज्म को यहाँ पे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के राज्य आपदा मोचन बल, ठीक है, SDRF के मुख्यालय और ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना कहाँ की है? ठीक है, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स जो फोर्स होती है, ठीक है, जो NDRF के तर्ज पे बनाई गई थी, जो NDRF बनी थी 2004 में, ठीक है, जब भारत में क्या हुआ था, सुनामी आई थी। तो उसके बाद ही SDRF भी 2013 में जब उत्तराखंड में क्या हुआ, जो त्रासदी आई केदारनाथ की, उसके बाद SDRF का गठन यहाँ पे किया गया और पहला राज्य था जिसके द्वारा राज्य के द्वारा पहला अपना बनाया गया था, ठीक है, SDRF। तो इसका ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे है? कनकल हरिद्वार, जौलीग्रांट देहरादून, विकासनगर देहरादून, किच्छा उधमसिंह नगर में, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? तो ये आपका जौलीग्रांट देहरादून में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 98वां क्वेश्चन, उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन रामदास का अप्रैल 2023 में निधन हो गया। वे उत्तराखंड की किस विधानसभा सीट के राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? कपकोट से, बागेश्वर से, सोमेश्वर से या फिर गंगोलीहाट से, ठीक है। तो ये आपके बागेश्वर के, ठीक है, MLA थे वहाँ से, ठीक है, और BJP के मेंबर थे ये। चलिए अगला क्वेश्चन है 99वां क्वेश्चन, मुख्यमंत्री एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इस योजना का उद्देश्य एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए उन्हें गांव में ही स्वरोजगार उपलब्ध कराना है, ठीक है। कौन सा नहीं है पूछा गया, सही, ठीक है। योजना के लिए न्यूनतम 25 वर्ष से लेकर अधिकतम 45 वर्ष तक की महिलाएं पात्र होंगी। उत्तराखंड की मूल व स्थायी निवासी, एकल, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, अपराध एवं तेजाब पीड़ित महिलाएं इस योजना में लिए पात्र होंगी। पात्र महिलाओं को 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट पर 90% अनुदान दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें से कौन सा गलत है? ठीक है, तो ये गलत है इसमें से, जो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें से क्या किया जाएगा, इनको 50,000 से लेके 2 लाख रुपए तक का इनको अनुदान, ठीक है, यहाँ पे क्या करने वाला है, दिया जाने वाला है। बट यहाँ पे जो 90% अनुदान है ये नहीं है, ये आपका 50% अनुदान है, ठीक है। देख सकते हो एक डेटा से पूरा क्वेश्चन यहाँ पे चेंज होगा, इसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने 2023-24 के लिए कितनी धनराशि का बजट पेश किया? ठीक है, अब देखिए 2023-24 का पूछा गया है और अभी जो एग्जाम होंगे अब, ठीक है, तो उसमें 2024-25 का पूछेगा। और आज ही मैंने इसके लिए वीडियो डाली हुई है, बजट के ऊपर बना के वीडियो, आप जाके देख सकते हैं, यहाँ क्वेश्चन बन रहे हैं, काफ़ी अच्छी वीडियो बनाई है, आप उसको जाके देख सकते हैं। आपके जो डेटा होगा वो आप एकदम से वहाँ पर याद कर लेंगे। तो 77,407 करोड़ रुपये का, 80,407 करोड़ रुपये का, 70,204 करोड़ रुपये का या फिर 65,478 करोड़ रुपये का इनने बजट पेश किया 2023-24 में, ठीक है। तो ये कितना था, ये था आपका 70,407। इसके अकॉर्डिंग अगर पूछेगा कि 2024 और 25 के लिए कितना है, ठीक है, तो ये आपका 89,000 करोड़ रुपये का है, इसको आप याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे अपडेट आपको मिल जाती है एग्जाम रिलेटेड, ठीक है। कब आपका एग्जाम होगा आपका, उसकी अपडेट मैं यहाँ पे डाल दूंगा। साथ में जो उत्तराखंड की विंसेयर बुक है, ठीक है, तो उसकी वीडियो भी जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक। और जो MCQ सीरीज है हमारी परीक्षा वाणी की, वो भी चल रही है, ठीक है, उसको भी देखिए, क्योंकि आपके उत्तराखंड के जो क्वेश्चन आप लोगों ने बुक सबने पढ़ ली है, बट आपको अब प्रैक्टिस की जरूरत है, तो आप वहाँ जाके उसको देखिए और अपनी प्रैक्टिस को बूस्टअप कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद।